हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टेजम। तो ये आज अपना लेक्चर 2 है, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से चालू होता है। तो लेक्चर 1 पे मैंने बहुत एसेंशियल नॉलेज के ऊपर डिस्कस करके रखा है। जितने भी लोग लेक्चर 1 अगर नहीं देखा तो वो भी बाद में इसके बाद जाके देख लेना, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो लेक्चर 2 के अंदर अपन क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले वो एक बार देख लेते हैं। तो यार लेक्चर 2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स तो तुम्हें स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि यार लास्ट में मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, तो वो क्वेश्चन सारा तुमसे बनना चाहिए, वो बन जाएगा। तो इसलिए तुम देख के डरो मत। जो जो चीज़ जेई एडवांस, नीट, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ कवर करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो तुम्हें पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। तो तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। एग्ज़ाम टफ है इसलिए तो नाम है भाई, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो लेक्चर 2 चालू करते हैं। तो बहुत हज़ारों साल पहले इंडियन फिलोसोफर है ना ऋषिकनाथ, उन्होंने भाई कॉन्सेप्चुअली है ना, उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कशन करके रख दिया परमाणु के ऊपर डिस्कशन की। तो उस टाइम में तुम समझ पा रहे हो भाई, एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कशन करके रख दिया। तो कभी पढ़ना जाके अगर तुम्हें टाइम मिले, है ना। इसके बाद तुम्हारे जॉन डेंटल, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भाई फॉर्मुलाइज है ना आइडिया को साइंटिफिकली, है ना, जो तुम्हारे एटम्स का डिस्कवर किया है। इसके बाद तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, आज अपन पढ़ने वाले हो। तो धीरे धीरे ये इवोल्यूशन होता गया भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में किसी ने सोचा भाई, तो ये बहुत टाइम से ये चल रहा है। इसलिए मैं बोलो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और हर एग्जाम में इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन और कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग से ही अपन चालू करने जा रहे हैं ना। तो देखो, मैंने जैसे बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार जैसे अपने को जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसी के बेसिस पे बना के रखा हुआ है ना। तो मैं पूरा एकदम डिट्टो नोट्स, एक एक लाइन मैं तुम्हें समझाते जाऊंगा और तुम पेन पेपर में बस लिखते जाओ, है ना। फट फट करके मैं बताता जाऊंगा। कोई भी हर एक वर्ड, स्लाइड का हर एक वर्ड, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो यही टॉपिक है, व्हाई डू एटम बॉन्ड्स, एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है भाई। नाम सुन के डरो मत। क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, एटम बॉन्ड टू अचीव लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी लिख के आ गया भाई। क्या चीज़ आ गया, देख के डरना नहीं है भाई। अभी मैं तुम्हें बहुत आराम से कुछ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले से कोई स्टेबल होके, देखना मैं थोड़ा बैकवर्ड स्टोरी में जा रहा हूँ ताकि तुम्हें आसान हो जाए। स्टेबल होके कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये तो पहली मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, तो मैं बोला पहले से ही मान लो स्टेबल होके बैठा हुआ है कोई। अब तुमने क्या किया ना, तुम्हें लग रहा है कि भाई इसको तोड़ना है। तुमने क्या किया, बाहर से तुमने क्या कर दिया, थोड़ा एनर्जी दे दी हीट के फॉर्म पे, मान लो थर्मल एनर्जी दे दी, हीट के फॉर्म पे दी। अब ये क्या होगा, जैसे तुमने एनर्जी दे दिया, अब जो इस जितना जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये आपस में जुड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा तुमने अगर एनर्जी दे दे तो ये टूट जाएगा। जितना जो पकड़ के रखा है ना आपस में एक दूसरे को, अगर इससे ज़्यादा तुमने कुछ दे दिया, अब ये टूटेगा, बराबर टूटेगा। तो ये टूट गया, है ना, इनका रिश्ता टूट गया भाई। अब हो क्या रहा है तुम समझना यार, तुमने जो बाहर से एक्सटर्नल कुछ एनर्जी दी, वो टूटने के बाद वो एब्जॉर्ब हो गया ना, वो इसके अंदर स्टोर हो गया कहीं ना कहीं। तो पहले तो ये भाई एनर्जी इसका लो था, क्योंकि इसके अंदर तुमने बाहर से दे दिया, तो इसके कारण एनर्जी इसके अंदर थोड़ा इंक्रीज हो गया। इतना समझ में आता है, एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो गया। प्लस ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया क्योंकि भाई तोड़ दिया, पहले तो स्टेबल होकर आराम से बैठा हुआ, अब ये घूम रहा है दुनिया में पागल पागल होके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये चाहेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो किसी से फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन करने जाएगा, फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन करने के जाएगा। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर हुआ था, वो एनर्जी फिर से क्या होगा, रिलीज़ होगा। वो एनर्जी रिलीज़ होगा तो फिर से क्या होगा, एनर्जी इसके अंदर लो होगा और स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज़ हुआ। एनर्जी इसके अंदर लो होगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हुआ। तो एनर्जी जो स्टोर एनर्जी है ना, उसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो बस अलग अलग नाम दे दिया है, तुम्हें नाम सुन के डरना नहीं। तो अभी देखो पहला लाइन सुन के बहुत सिंपल लगने लगेगा तुम्हें। यहाँ पे पहला लाइन मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, है ना, देखना समझ में आने लगेगा। क्यों समझ में नहीं आएगा भाई, एटम बॉन्ड टू अचीव लोअर पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के मैंने यहाँ पे डाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन अ ऑब्जेक्ट और सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन स्टेट। आप देखना पोजीशन तो समझ में आ गया था भाई, पहले क्लोज में है, दूर में है, तो उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन, एक और नाम आता है कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का जब बात आ रहा है ना, यहाँ पे नेचर अब क्या करेगा भाई, स्टेबल होने के लिए बोलेगा या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसको फॉलो, किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो फॉलो करो भाई, ऑक्टाजाम को तुम फॉलो करो। ऐसे सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स है, वो बोल रहा है यार जो नोबेल गैस है, ठीक है ना, जो नोबेल गैस है भाई, उन लोगों ने क्या करके रखा है, नोबेल गैस
क्या करके रख रहा है यार, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो बैलेंस शेल जो है ना, आउटर मोस्ट शेल है, वो पूरा फुलफिल है, जितना चाहिए उतना है। तो इसको ना ज़्यादा इधर उधर स्टेप भागने की ज़रूरत नहीं, अनस्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल है। तो इन लोगों ने सोचा यार मेरे को हर किसी को ना ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने से शायद हम भी स्टेबिलिटी में गेन हो जाए, तो यही कॉन्सेप्ट था। तो इसलिए बोल रहे कॉन्फ़िगरेशन तो 18 हर कोई क्या चाह रहा है ना, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा है। जैसे कि Na, अब Na के पास क्या था, 11 इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या किया ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, और Cl के पास 17 था, वो लास्ट लेक्चर पे हम डिस्कस किया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये भी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अचीव हो गया। तो ये आपस में अभी क्या हो गया ना, NaCl बना के मोस्ट स्टेबल फॉर्मेट में चला गया, है ना, मोस्ट स्टेबल। भाई नेचर में जिस फॉर्मेट में वो अनस्टेबल फॉर्मेट में था, Na और Cl अलग अलग, है ना, गैसेस में, वो देखेंगे अपन इसी लेक्चर में। तो अभी NaCl बनने के बाद तो मोस्ट स्टेबल फॉर्मेट में चला गया, वो शांति से बैठा हुआ है। तो शांति से, तो इसका मतलब अपने को पता चल रहा है यार, क्या ऑब्जर्व करने को मिला, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करता है, इसका मतलब उसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो जा रहा है, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो रहा है। इसका मतलब तुम्हें ये भी समझना चाहिए उसका पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है ना। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट इसी को लिख के रखा है। तो इतना तक तुम्हें कहानी शायद समझ में आने लग गया होगा कि भाई किस लेवल पे चल रहे हैं अपन, है ना। तो नोबेल गैस स्टेबल क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि उसका जो कंप्लीटली वो बैलेंस शेल फुलफिल रहता है। तो इतना समझ में आता है व्हाई डू एटम बॉन्ड। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, व्हाई डू एटम बॉन्ड। चलो अभी चालू करते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है कोसेल लुईस अप्रोच। अभी क्या है ना, जर्मन में कोई बैठा हुआ है एक साइंटिस्ट, और यूएस में एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, दोनों ही दिमाग में सेम टाइप ऑफ क्या चल रहा है ना। ये कहानी कब का है, ये भाई 1916 का कहानी है, समझ रहे हो। तो ये इन्होंने क्या बोला कि यार बॉन्ड फॉर्मेशन में क्यू स्टेबिलिटी गेन करने में वो कर क्या रहा है ना, एटम आपस में कर क्या रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो पा रहा है, ये सारी चीज़ दिमाग में घूम रहा है। और यही चीज़ अपन आज के डेट में मॉडर्न केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ने जा रहे हैं ना। तो कोसेल लुईस क्या बोल रहा है भाई, लुईस क्या बोल रहा है, आयोनिक बॉन्डिंग कोवैलेंट, नाम सुन के डरना नहीं है, ठीक है ना, नाम सुन के बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन देके मैं प्लस हो जाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन देके मैं माइनस हो जाता हूँ, और आपस में क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अपन क्या करेंगे, अपन एक बॉन्ड बना देंगे जिसका नाम होगा ना आयोनिक बॉन्डिंग, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ सीधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल, ये भी अपन पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्डिंग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे जाके। तो आयनिक बॉन्डिंग में हो क्या रहा है भाई, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे तो इसका नाम क्या हो गया, Na और Cl, एक एग्जाम्पल ले लिया था, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको ट्रांसफर क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, ये करने से जीरो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, इसको चाहिए दो मिनिमम अपने को ऑक्टेट। पहले डुएट, ये वाला पहले वाला अपन को फुलफिल करने के लिए अभी आगे जैसे लाइन पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन डुएट, तो 2,8 लास्ट लेक्चर पे अपन डिस्कस करके आए थे, तो 2,8, तो उसको मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने बोला ये ट्रांसफर नहीं करते, अपन नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, अपन शेयर कर देते हैं आपस में, तो शेयरिंग हो गया। तो अगर शेयरिंग हो गया तो उसी का नाम हो गया ना कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसी का नाम हो गया आयोनिक बॉन्ड। तो नाम सुन के बिल्कुल भी नहीं डरना। यहाँ पे एक नाम सुना आपने के पोटेंशियल एनर्जी, नाम सुन के अभी डर नहीं लग रहा है। सिमिलरली आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड सुन के डर नहीं लग रहा है। तो आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लिया NaCl, और कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया H2O। इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्टेक रूल। ऑक्टेक रूल भाई, ऑक्टाजाम भी यही कॉन्सेप्ट में बिल किया था अपन ने। ऑक्टाजाम का जो कॉन्सेप्ट था कि ऑक्टेक है ना, 8 लेयर पे अपन ने ऑक्टाजाम को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, जिसके अंदर मैंने बोला स्टेबिलिटी गेन करने का बात चला है हर एक लेयर पे। तो जाके कभी देखना, मैंने वो तुम्हारे जो चैनल है ऑक्टाजाम का चैनल, उसी के जो स्टार्टिंग है इंट्रो में मैंने डाल के रखा है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ऑक्टाजाम का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे थॉट प्रोसेस हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा मतलब कहानी है। तो एलिमेंट बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, है ना, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का कहानी चला है, उनका डुएट बोलते हैं अपन। लेकिन बाकी वाले को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, है ना, जो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो
तो मेनली किसके लिए हो रहा है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाता है भाई, डी ब्लॉक ऑक्टेट नहीं समझ में आता है उनको तो वो बोल रहा है उसको अपन देखेंगे, डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद तुम्हें डी ब्लॉक का तो पूरा एक चैप्टर भी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले तो अपन ने देख ले एन और सी एल, इसने ऑक्टेट बना दिया था 2,8 ये भी बना रहा है, और ये क्या कर रहा है क्लोरीन का 2,8,8 बना दे रहा था बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, ऑक्टेट फुल हो रहा है, मतलब बाहर में इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो ऑक्टेट फुलफिल हो रहा था, है ना। अब लिमिटेशन क्या हो रहा है, लिमिटेशन यानी कि एक्सेप्शन हो जो जेई एडवांस नीट ये सारे लोगों के फेवरेट है। तो देखना, तो नेचर में कैसे मिला, अब तुम बोलोगे ऑक्टेट क्यों नहीं बना रहा, भाई नेचर में ऐसे मिल रहा है ना, नेचर में मिल रहा है, अब तुम क्या करोगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लिया BF3, नेचर में ऐसे मिल रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देख के डरो मत, अपन जैसे हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर भी तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो BF3 के अंदर अपन क्या देख रहे थे, है ना, BF3 के अंदर अपन देख रहे थे यार यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो BF3 के अंदर तुम आगे देखोगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बी के सराउंडिंग घूम रहा है, 8 नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 से कम है, तो 8 से कम हो गया तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड या हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन के साथ अगर वो सीन है तो इसको अपन हाइड्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी में क्या कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सिमिलरली चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इसी का एक और नाम है हाइपरवेलेंट कंपाउंड, इसका एक और नाम है सुपर ऑक्टेट। तो ये सारे अलग अलग नाम है। यहाँ पे जैसे कि PF5 है ना, PCl5, तो जैसे कि PF5 कैसे होता है, देखो यहाँ पे P हो गया, ये हो गया, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है अपन देखेंगे। तो PCl5 है ना, तो Cl बिठा दो, जैसे कि PCl5, ये सारे चीज़ है ना, तुम समझ रहे हो क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना तो मैंने लिख के रख दिया था कि PF5 P हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, है ना। SF6 है ना, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन। ClF3, तो ClF3 तुम कन्फ्यूज हो जाओगे भाई, 3 ही है तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, देखो। तो तुम Cl का तुम अगर जैसे तुम बाहर में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन रहता है बैलेंस में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 2 बॉन्ड, यहाँ 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन Cl के सराउंडिंग है। तो क्या हो गया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भाई, 8 से ज़्यादा हो गया। तो इसको इसी को अपन अलग अलग नाम से कभी आ जाता है एग्जाम में, तो देख के डरना नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इसको हाइपरवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, और सुपर ऑक्टेट। तो ये सारा हो गया। तो ये अपन लिमिटेशन पढ़ रहे हैं ना। इनकम्प्लीट हो गया, एक हो गया 8 से कम, एक हो गया 8 से ज़्यादा। अब एक और नाम आता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आगे भी अपन पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में क्या होता है ना, तुम्हें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन में अचानक से अगर मान लो पूछ लिया कौन कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तुम पहले से ना इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट कर लेंगे। जैसे NO है, तो NO में तुम अगर देखोगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा हो गया 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गया 6। टोटल यहाँ पे कितना रहता है, 7 रहता है, टोटल यहाँ पे 8 रहता है ना। तो यहाँ से 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5 हो गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारे 5 + 6 कितना हो गया भाई, 11। इतना समझ में आता है। तो यही है ऑड इलेक्ट्रॉन मिल। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये भाई ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर पे। तो यहाँ पे मैंने ये बना के रखा है। तो यहाँ पे एक Na के ऊपर एक तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा NO का स्ट्रक्चर। तो आगे भी अपन देखेंगे, जैसे जैसे मैं जो जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिखा दूंगा आगे, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे ना, क्योंकि भाई रेजोनेटिंग सीन है, अपन को आगे हाइब्रिडेशन पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें रियल स्ट्रक्चर पता चलेगा। अभी जैसे कि मान लो मैंने कार्बन का ऐसे बना दिया CH4, लेकिन कार्बन का नेचर पे ऐसा थोड़ी ना रहता है, नेचर पे रहता है ऐसा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें ये सब हाइब्रिडेशन पढ़ाने के बाद अपन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। चाहे बहुत कॉम्प्लेक्स अगर कुछ स्ट्रक्चर है, वो तो मैं डायग्राम बना के दे दूंगा ना, वो तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे मालूम है ना एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें देना चाहिए, कितना तुम्हें देना चाहिए, है ना। चलो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन अपने को समझ में आ रहा है। इसके बाद मेनी कंपाउंड कंटेन डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक वाले क्या हो रहा है ना, मैंने अभी भी क्या बोला, डी ब्लॉक वाले यहाँ पे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक बता दिया, लेकिन बहुत सारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक भी तुम्हें देखने को मिलेगा जो ऑक्टेट। कैसे पता चल रहा है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहा है तो तुम बोलोगे यार ऑक्टेट नहीं हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट अगर बना दे रहा है डी ब्लॉक वाले, तो ऐसा सीन है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोबेल गैस वाले भी क्या नहीं कर रहा है,
अब तक क्या पता चला भाई, सारे लोग ने कहानी यहाँ से जब चालू किया था ना, सारे लोगों ने बताया कि यार नोबेल गैस को फॉलो करते हैं। अब नोबेल गैस भी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दे रहा है। नोबेल गैस बोल रहा है भाई कंपाउंड बना रहा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीटी हमेशा जैसे जैसे तुम्हें आगे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेगा, पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे पीटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। और एक सिमिलर एग्जाम्पल एक और है, 2 एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी पीटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या टॉपिक है, अब टॉपिक का नाम है यार टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यार कैसे कैसे बॉन्ड्स है। अभी अपने को समझ में आ गया यार, कोवेलेंट बॉन्ड आपने देखा, इसके बाद तुमने देखा आयनिक बॉन्ड, ये सब अभी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है। यार पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाहता है, यार वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करना चाह रहा है और स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है। इतना अपने को कहानी समझ में आ रहा है। तो गेन करने के लिए, वो स्टेबिलिटी गेन के उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन करने का अलग अलग तरीका, 2 तरीका अपन ने ऑलरेडी देख लिया यार, एक तो शेयर हो रहा है, एक क्या हो रहा है, शेयरिंग को अपन बोल रहे कोवेलेंट, एक हो गया ट्रांसफर ऑफ जिसमें आयनिक। तो ऐसे तो पहला नाम तो यही हो गया यार आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजुअली मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि Na और Cl लिया था, Na और Cl लिया था, जिसमें Na और Cl, Na क्या है मेटल है और Cl नॉन मेटल है। यूजुअली मेटल टू नॉन मेटल, कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स, है ना, जैसे कि H2 था, है ना, हाइड्रोजन था H2। इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हो क्या रहा है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मान लो एक X है एक Y है। अब ये क्या करेगा ना, ये पूरा का पूरा इसको दे दे रहा है ना। 1 एटम डोनेट बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, उसी को अपन एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड। बस अलग अलग नाम है भाई, और ये बस तरीका है। ये क्या तरीका है उनका, इनका तरीका है भाई स्टेबिलिटी गेन करने का। तो तुम्हें तुम्हें इतना टेंशन क्यों है भाई, कोई शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से खुश है, कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से खुश है, कोई दोनों दे के इलेक्ट्रॉन खुश है, पूरा का पूरा डोनेट करके खुश है पूरा। तो तुम्हें टेंशन वाली क्या बात है, बस वो तरीका है बस उनको स्टेबिलिटी गेन करने का। आगे बढ़ते हैं। अब हो गया तुम्हारे मेटेलिक बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव मेटल आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये सारे डेफिनेशन सुन के भाई केमिस्ट्री वालों का भाई आत्मा कांप जाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ डेफिनेशन को अपन आसान करने की कोशिश करेंगे यार। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो है जिसका नाम है, पहले तो न्यूट्रल कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल में, इसका आउटर मोस्ट शेल में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्या है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये क्या करना चाहेगा, ये अभी चाहेगा यार, अभी जैसे कि मान लो 2 ऐसे बहुत सारे ऐसे ए है ना, ए है, ए है, ए है, बहुत सारे ऐसे ए है ना, मेटल क्या है पूरा एकदम न्यूट्रल फॉर्मेट। अब जैसे ये आपस में आएगा ना, इसका जो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल है, वो क्या होगा ना, ओवरलैप होगा। आप समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या हो क्या रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम में बना दे, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। अब क्या हो रहा है ना, ये जैसे आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप हो रहा है ना, अब इसका जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है ना। मेटल में क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं बहुत वीकली, मतलब वो अट्रैक्शन उसका थोड़ा वीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि भाई अंदर में न्यूक्लियस है ना, यही अपन पढ़ेंगे भाई आयोनाइजेशन, है ना, एनर्जी। तो उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बस इतना समझ जाओ कि भाई आउटर मोस्ट जो है, जो भाई ये क्या हो सकता है, ये फ्रीली क्या हो सकता है भाई, लूज हो सकता है। बस इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ओवरलैप हो जा रहा है। अब ये आउटर मोस्ट शेल, पहले तो ये इसके साथ फिक्स था, एक ही के साथ फिक्स था भाई, ए के साथ ही फिक्स्ड है ये इलेक्ट्रॉन। अब ये तो मूव हो सकता है, अभी ये फिक्स नहीं है, अभी ये पूरा का पूरा कहीं पे भी घूम रहा है। इधर से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो घूम रहा है। तो वही भाई यही चीज़ ये बोल रहा है कि भाई ये जो घूम रहा है ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि भाई ये जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, इसका और इसके बीच में बॉन्ड बन जा रहा है। नहीं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये क्या बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो गया तो ये अपने को ये पॉजिटिव बना देगा, वो अभी कैटायन बन गया, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है ना, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स attraction between positive charge metal cations एंड डीलोकलाइज क्या है भाई, वो जो इलेक्ट्रॉन है अभी घूम रहा है वो मस्ती में पूरे इधर उधर घूमेगा। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, हर
क्योंकि भाई एक एक थोड़ी ना है भाई, वो पूरा लेटिक्स में बहुत सारे ऐसे कैटायन 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 हैं, उनके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए बोलते हैं जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डी लोकलाइज। डी लोकलाइज क्या है भाई, इधर उधर कहीं पे भी घूम रहा है, तो है ना, फिक्स नहीं है उसका पोजीशन। तो डी लोकलाइज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव कैटायन है तो उन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो उसी को अपन मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और बहुत ही प्यारा सा बॉन्डिंग है। तुम्हें ये समझ में आया अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो वो ऐसा नहीं है कि इसके और इसके बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, ये लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल होना चाहिए। तो यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया यहाँ पे। इसके बाद आगे जाके तुम्हें पढ़ने को मिलेगा वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो ये सब अपन देखो मेटल बॉन्डिंग भी पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसके बाद वीक बॉन्ड, ये सब डिस्कस करेंगे। आज अपन आयनिक बॉन्ड और थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो लास्ट एग्जांपल हमने दिया था कि यार ऑक्सीजन के ऊपर लेक्चर 1 पे मैंने डिस्कस करके कैसे पार्शियल नेगेटिव और कैसे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक 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 बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड है लेकिन एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर को स्ट्रक्चर बना के रखता है भाई। ये स्ट्रक्चर कभी पढ़ना जाके यार, स्ट्रक्चर वाटर है ना, कभी पढ़ना जाके स्ट्रक्चर वाटर हमें यार कंज्यूम करना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों होना चाहिए ये एक बार पढ़ो जाके, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें अगर समझना है, केमिस्ट्री समझना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने में आसान होगा। तुम नहीं तो क्यों पढ़ोगे भाई, ये ऐसा है कुछ भी चल रहा है ना, पानी तो पानी है, नहीं, उसमें डिफरेंस है भाई, अनस्ट्रक्चर वाटर स्ट्रक्चर वाटर। तो थोड़ा देखो ये सब बाहर के आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें है ना। तो एग्ज़ाम के तुम जब टाइम पास करते रहे तो ये सब थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करो यार, इससे अपने को क्या बेनिफिट मिलता है, तो एक बार जाके करो ये होमवर्क, है ना। तो अगला टॉपिक है ना, तो अगला टॉपिक हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एनर्जी। यार अभी तो क्या पढ़ा अपन ने, अभी अपन ने पढ़ा यार दो दो एटम है ना, दो एटम में क्या हो रहा है यार, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एक्सोथर्मिक, है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है, बस एनर्जी अगर रिलीज हो गया तो उसी को अपन एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुआ तो उसी को अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड टूट रहा है। जब टूट रहा था अपन बाहर से, मैंने क्या बोला, जब टूट रहा है एनर्जी उसको देना पड़ रहा था, एब्जॉर्ब होना पड़ रहा था, तो एंडोथर्मिक। ये सारे मैंने क्लास टेन में भाई मेटल्स नॉन मेटल ये सारे बहुत सारे पढ़ा कहते हो। तुम्हारा कोई ब्रदर एंड सिस्टर जो तुम्हारे जूनियर्स है ना, तो उनको शेयर करो भाई, क्लास 10 का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिस्ट्री का। जब तुम्हारे टाइम पे आएगा ना ये, तो उनको ये सारी चीज़ बहुत ही आसान लगने लगेगा, तो उनको शेयर करो ये सारी चीज़ें। तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड मोर एनर्जी रिलीज, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर भाई बॉन्ड अगर स्ट्रांग हुआ, है ना, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, देखो पहले से मान लो कोई अगर, तो उसी को उल्टा अगर समझने की कोशिश करवा रहा हूँ फिर से, अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा इसको देना पड़ेगा, तो इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा। तो सिमिलरली अगर इसको जब ये इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तब जब बॉन्ड ये बनाएगा तो ज़्यादा एनर्जी फिर से क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो फिर से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने से क्या होगा ना, मोर एनर्जी रिलीज होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एनर्जी का जो रिलेशन है वो अपन ने देखा। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक बोल के ऐसे डरो मत कि भाई आग लग गया, नहीं भाई, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है भाई, वो एंडोथर्मिक, है ना, सॉरी वो हो गया एक्सोथर्मिक, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलो। एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनिक, कोऑर्डिनेट, है ना, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आयोनिक में मैंने जैसे मैंने बोला NaCl, ये सॉल्ट में मैक्सिमम देखने को मिलता है, NaCl, MgO। कोवेलेंट में जैसे मैंने बोला, है ना, CH4O2 H2O, है ना। कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट तो अपन पढ़ने वाले हैं ना। मेटेलिक में जो पूरा मेटल है, और है ना Fe का मेटल है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरा घूमता रहेगा, है ना। जैसे Al का पूरा घूमता रहेगा, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहेगा, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। तो इसमें ही तुम अभी CO को इमेजिन करो कि CO प्लस हो गया, Cu प्लस हो गया, है ना, Fe प्लस हो गया, Al वो Al का कैटायन बन गया Al+3। तो यही फॉर्मेट है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेटेलिक में।
इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने अभी क्या बनाया, ये जो बना के रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने क्या बोला कि भाई मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है लेक्चर 1 पे। तो कैसे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, कैसे पार्शियल यहाँ पे हाइड्रोजन में कैसे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उसी को अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन और भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें बता के रखा है और हमेशा मैं जितना चाहिए उतना दे रहा हूँ, है ना। तुम्हें कुछ छूटेगा नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं। अभी टॉपिक हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है देखना, स्टेप वाइज प्रोसेस। तो भाई लुईस डॉट से कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, बस अपने को देखना हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या बना देगा, ये आपस में शेयर हो गया, तो यही हो गया तुम्हारा लुईस। ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, यही तो था ना तुम्हारे स्ट्रक्चर। ये इसको शेयर हो गया, तो इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया। तो काउंट टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो यार, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम काउंट कर लो यार। इसके पास क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। आइडेंटिफाई सेंट्रल इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे देखना यूजुअली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी को अपन डालते हैं, जैसे कि। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन हाइड्रोजन का दे के रखते हैं, जैसे कि H2O। तो यहाँ पे तुम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने वो लेक्चर 1 पे पढ़ा के रखा है ना। तो H2O, तो तुम सोचोगे यार हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मान ले, नहीं। यहाँ पे भाई जब हाइड्रोजन का अपन अलग करके रख रहे हैं, बोले ये एक्सेप्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं लिखा के रखा हूँ। तो पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, जैसे कि O2 में अगर चाहिए होगा तो बाद में अपन डबल बॉन्ड बना रहे, सिमिलरली है ना। N2 में ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, कंप्लीट ऑक्टेट कर दो, लोन पेयर जितना देना है दे दो भाई। इसके बाद अगर सही नहीं बैठ रहा है अपने को और मतलब उसको फुलफिल करवाना चाहिए, तब अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ना। डॉट स्ट्रक्चर तुम ऐसे करके तुम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, बस देखना है। यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4, इसके बाद तुम यहाँ पे बाहर में तुम देख लो कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 लोन पेयर हो गया ना। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा आगे का अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि CH4, तो कार्बन के पास मैंने क्या बोला, कार्बन यहाँ पे जैसे कि इसको थोड़ा रब करो, यहाँ पे CH4, तो मैंने क्या बोला, ये हो गया तुम्हारा CH4, है ना। तो CH4 में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों तरफ घूम रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहा है। तुम्हें दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन के चारों तरफ घूम रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के चारों तरफ घूम रहा है। तो कार्बन 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड बना है, तो हर बॉन्ड में विथ 4 हाइड्रोजन एटम, है ना। तो सिमिलरली CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसा। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर अपन पढ़ने वाले, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में ये कैसे हो गया ये अपन अभी डिस्कस नहीं करने वाला, आने वाले लेक्चर्स पे डिस्कस करने वाले। तो विथ डबल बॉन्ड टू सेटिस्फाई ऑक्टेट। सिमिलरली यहाँ पे O3 को मैंने यहाँ पे भी बना के रखा है भाई। O3 का क्या रेजोनेंस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है। तो ये हो गया तुम्हारे O3 का स्ट्रक्चर, है ना। कभी इस तरफ आएगा, कभी इस तरफ आएगा, तो ये डबल बॉन्ड घूमता रहता है भाई, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्या होगा ना, सब में ये घूमता जाएगा, और ये अपना ऑक्टेट देखो घूमता जाता है। ये बहुत स्पीड में, ऐसा नहीं है कि आप कभी इधर कभी देखने को लगेगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ है। जब देखोगे ना दूर से लगेगा यार दोनों तरफ है, लेकिन दोनों तरफ एक ही टाइम पे नहीं है, क्योंकि भाई वो ज़्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया, फॉर्मल चार्ज क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज से अपन को ये पता चलता है यार कौन सा वाला, मान लो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो उससे अपने को फॉर्मल चार्ज से डिस्कस करते हैं। तो यही है और कुछ नहीं है भाई। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देख लो पहले। फॉर्मूला है कि B माइनस L प्लस B/2, ये हो गया तुम्हारे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। तो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला में क्या है कि B इजिकल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया,
दो इलेक्ट्रॉन हो गया है ना। अगर बोल रहा है एक लोन पेयर है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, बी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एप्लीकेशन क्या हो गया, एप्लीकेशन ये कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको चूज़ करने के लिए। जो जैसे माइनस अंदर जाएगा तो हर जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला को दिखाने के लिए ऐसे बना के रखा, तो हमेशा अंदर में क्या हो जाएगा, सारा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, क्या ले लिया, O3 है ना, एग्जांपल ले लिया O3। अब O3 में तीनों का तो सबका फॉर्मूला चार्ज अलग है, सब में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला लगाओगे, इसमें फॉर्मूला लगाओगे। तो पहले वाले में अभी जैसे स्ट्रक्चर दिखाया, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ है, स्ट्रक्चर है ना। तो कैसे पता चला, इसके ऊपर जीरो है, तो O1 को पकड़ लिया, इसका नाम दे दे O1, इसका नाम दे दे O2, इसका नाम हो गया तुम्हारे O1, इसका 2 हो गया, इसका हो गया 3। ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन है, कुछ नाम दे दो, इसका O1 O2 O3। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, O1, ठीक है ना। O1 में तुमने क्या पता चला, तुम्हें पहला क्या वो पता चल रहा है भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 6 होता है ना, क्योंकि उसमें 8 हो गया, तो 8 - 2 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। सो सब में 6 है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हो गया है ना। इसके बाद तुमने क्या कर दिया, प्लस बॉन्डिंग, देखना बॉन्डिंग यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हो गया है। लोन पेयर कितना हो गया इसमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो बस फॉर्मूला में बैठा दो, तो इसमें आ गया 0, इसमें आ गया +1, इसमें आ गया -1। तुम समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली इसमें जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा +1, इसमें आ जाएगा तुम्हारे -1। तो यही चीज़ है फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज का बस फॉर्मूला याद कर लो। और तुम्हें कैसे पता चलेगा यार किस में कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तुम्हें पहले तो स्ट्रक्चर तुम्हें जो दिया जाता है ना, वो सारे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का कुछ भी स्ट्रक्चर उठा के दे दे रहा है। तो जो स्ट्रक्चर तुम्हें लिया जाता है ना, वो एग्जाम्पल है, वो ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बस नोट करते जाओ, देखते जाओ, तुम्हें समझ में आने लगेगा। कैसे समझ में नहीं आएगा, आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज CO2, अभी क्या मैंने बोला, CO2 का ऐसे होता है स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर देखते देखते याद होगा, और मैं आगे भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, और भी स्ट्रक्चर का पूरा एकदम ऐसे समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो इसमें क्या है भाई, बी है ना, लीनियर है, ऐसे वो बैंड था। ये सारी चीज़ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है। तो तो बी माइनस, तो यहाँ पे तुमने फिर से बिठा दिया यार, इसमें क्या कर दिया, ये ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, ठीक है। 2 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन का 1 2 क्यों नहीं दे रहे, कार्बन तो भाई एक ही कार्बन है, तो इसमें 1 2 देने का कोई सीन नहीं है। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 4 हो गया। और तुमने क्या कर दिया कि भाई इसमें तुमने कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास देखना, ऑक्सीजन हमेशा ना, ऑक्सीजन देखना ये कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। ऑक्सीजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि हेलोजन के पास ऐसे 3 लोन पेयर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। हेलोजन के पास 3, जैसे कि Cl तुम्हें कहीं पे दिख जाएगा, मैक्सिमम जगह पे तुम्हें ऐसे Cl के आजू बाजू तुम्हें फट करके क्या बना देना है भाई, 3 लोन पेयर, और ऐसे सिंगल बॉन्ड वो अगर बना रहा है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है, तो प्रॉपर तरीके से सिंगल बॉन्ड अगर किसी के साथ बना रहा है, XYZ के साथ, कोई भी एटम के साथ, तो उसके पास 3 लोन पेयर रह जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है ना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मोस्टली तुम्हें 2 डबल बॉन्ड के साथ उसको दिखता है। तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में चला गया, और 2 लोन पेयर उसके पास रह जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है। तो इसके पास 2 लोन पेयर रह गया, तो इसके पास 2 लोन, कार्बन के पास कुछ नहीं है, कार्बन के पास तो भाई 4 ही, आउटर मोस्ट शेल में कितना है भाई, 4 है। तो 4 तो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, ये इसके साथ शेयर हो गया, इसके साथ शेयर हो गया, तो 0 आ गया। लास्ट वाले के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी फिर से 4 लोन पेयर है। तो ये वाला फॉर्मूला में तुमने डाल दिया कि बॉन्ड में, इसमें बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 बॉन्ड हो गया, है ना। तो कार्बन के पास अभी कितना, चारों तरफ कितना घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 हो गया, और लास्ट वाले में फिर से 4 दिख गया, तो बाकी तो लोन पेयर है। तो बस फॉर्मूला में डालोगे तो सबके आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 वाले में अगर मैक्सिमम क्या होता है ना, अगर 0 वाले आता है, 0 वाला नंबर आता है, अगर तुम कंपेयर करके देखोगे, तो 0 वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना समझ में आता है फॉर्मूला चार्ट के, फॉर्मूला चार्ट का कुछ सीन है भाई, ये फॉर्मूला है। जब ये जैसे कि माइनस ब्रैकेट हटा दोगे, तो भाई ये सारे माइनस अंदर चला जाएगा, बस यही सीन है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हो गया रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक क्या हो गया, रेजोनेंस। भाई अभी अभी देख के आया, इतने सारे जो स्ट्रक्चर देखे तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है भाई। तो मल्टीपल बेलिड लुई स्ट्रक्चर, मान लो भाई लुई स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो ये सारे वैलिड स्ट्रक्चर है पॉसिबल विथ सेम एटम अरेंजमेंट। तो अलग अलग अरेंजमेंट में अगर अलग अलग स्ट्रक्चर अपन बना पा रहे हैं, उसी को अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो इसमें नाम सुन के इतना डरना का कोई सीन नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो एक्चुअल मोलिकुल इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इन सबको अगर मिला दूँ ना तो एक्चुअल में तुम्हें दूर से दिखेगा ना कि भाई डबल बॉन्ड सब में है, लेकिन वैसा नहीं है, तो घूम रहा है ना वो सब में है। तो यही चीज़ है, जैसे कि एक्चुअल में तुम्हें अगर कहीं पे दिखेगा इधर इधर इधर, इतना फास्ट होता है ना वो सारी चीज़ें, देखने में लगेगा इधर ऐसे पंखा जैसे घूम रहा है भाई, कभी उधर कभी, लेकिन हर एक पोजीशन तुम जब अगर देखते हो तो दूर से क्या दिख रहा है, वो पूरा पंखा पूरा एक पूरा सर्कुलर मोशन में लगेगा, हर पोजीशन पे एक ही टाइम पे अवेलेबल है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट है, ये तुम भाई सोच के बाहर है भाई, एक चीज़ तो दिख नहीं रहा है, ऊपर से तुम उसको इमेजिन कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कितना फास्ट चीज़ हो रहा है वहाँ पे। देखना यहाँ पे अभी क्या टॉपिक आ रहा है ना, डी लोकेलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको लिख के रख दिया है। तो डी लोकेलाइजेशन, स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर टू और मोर एटम्स। अभी मान लो यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अब तुमने क्या कर दिया, डी लोकेलाइज कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम पा रहा है। अब ये क्या हो रहा है ना, इसके पास स्पेस बढ़ गया, तो ये क्या हो गया ना, डी लोकेलाइज डेंसिटी शेयर हो गया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डी लोकेलाइज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर लोअर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अभी इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, तो ये रिपल्शन यहाँ पे कम हो जा रहा है। तो रिपल्शन अगर कम हो रहा है तो भाई बहुत आराम से चल रहा है, ज़िंदगी आराम से चल रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी गेन हो रहा है। अभी जैसे स्टेबिलिटी का बात चल रहा है, मोलिकुल मोर स्टेबल है ना, स्टेबल मतलब उसका एनर्जी क्या हो रहा है, वहाँ पे लो एनर्जी हो रहा है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है भाई, डीलोकेलाइजेशन मतलब लोअर एनर्जी है, और स्टेबिलिटी से अपने को यही समझ, जब भी स्टेबल गेन हो रहा है ना, जब भी स्टेबिलिटी भाई यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, तुम्हें भाई एक ही डब्बे के अंदर 10 लोगों को बिठा दिया मैंने, और मैंने बोल दिया अभी एरिया थोड़ा बढ़ गया, रूम बड़ा हो गया, तो तुम्हें स्टेबल हो गया ना, तुम आराम से बैठ रहे हो ना। तो अगर स्टेबिलिटी गेन हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया ना, रेजोनेंस एग्जांपल्स। रेजोनेंस का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि CO32-3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है। 3 हो गया तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद NO2 है ना, NO2 माइनस, तो NO, ये सारे NCERT के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बना के रख दिया। तो यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड, कभी इधर कभी उधर, तो तुम्हें देखने को मिलेगा यार दोनों तरफ ही एक ही टाइम पे दिखेगा कि भाई अगर तुम दूर से उसका अगर फोटो निकाल दोगे टक करके, फोटो अगर निकाल दोगे तो तुम्हें लगेगा यार कहाँ पर है, पूरा क्लाउड यहीं पे दिख रहा है ना। तो हाइब्रिड हो जाता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि बेंजीन का अगर मान लो तुमने फट करके कैमरे में फोटो निकाल दिया तो तुम्हें कुछ लगेगा यार क्लाउड तो हर जगह में दिख रहा है, तो वो चीज़ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी। अब लुईस थ्योरी भाई इतने भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो रहा है ना। लुईस क्या बता रहा है भाई, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प हो जा रहा है। पहले वो सारे चीज समझ में नहीं आते, एटम बना है ना, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो तुम शेयरिंग कैसे हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करो। तो लिमिटेशन क्या हो रहा है, डोंट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आगे अपन पढ़ेंगे भाई। इसके बाद फेल्स टू डिस्क्राइब बॉन्ड एनर्जी और रेजोनेटिंग एनर्जी, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशन है। इसके बाद कैन नॉट प्रिडिक्ट मोलिकुलर शेप एक्यूरेटली। ये मैंने क्या बोला भाई, एक्यूरेटली मोलिकुलर शेप जो अपन क्यों आगे का थ्योरी क्यों आता जाता है ना, जो 20 बार थ्योरी अपन पढ़ने जाएंगे आगे, क्यों आएगा, क्योंकि कुछ लिमिटेशन हो जा रहा है। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। कभी कभार थ्योरेटिकल सीधा आ जाएगा कि भाई ये नाम लिखते देगा कि भाई कि क्या क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है फॉल्स है, ऐसा टाइप का कभी कभार तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक जो है क्या है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑकर्स बिटवीन एटम्स विथ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, डिफरेंस होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसमें डिफरेंस होनी चाहिए, वन एटम डोनेट। तो सिंपल से भाषा में अगर बताऊं, है ना, सिंपल से भाषा में तुम्हें बताऊं, ए और बी है, तो भाई क्या चाह रहा है, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये मेटल होना चाहिए, ये नॉन मेटल हो रहा है। तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा कि भाई ये कैटायन बनेगा और एक एनायन बनाएगा, है ना, जैसे कि Na और Cl का एग्जाम्पल हमने काफ़ी टाइम से ले रहे हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो अपन बार बार पढ़ने वाले हैं ना। अब
क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हो गया फैक्टर फेवरिंग आयोनिक बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स होनी चाहिए जो आयोनिक बॉन्ड को फेवर कर रहा है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब यहाँ पे कुछ नाम आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई लेटिक्स एनर्जी। नाम सुन के डरना नहीं है, अपन यहाँ पे भी ये सारे नाम फिर से पढ़ने वाले। तो आयोन देखो, पहले समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है, ए है, ए क्या हो रहा है, ए से ए प्लस बन रहा है, ए से ए प्लस बन रहा है। तो ए से ए प्लस कब बनेगा भाई, इससे जब तुम एक इलेक्ट्रॉन छीन लोगे, इससे जब तुम एक इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हो तो उसी को आयोनाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब छीनने के लिए तुम्हें कोई एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसी को अपन आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। तुम समझ में आ रहा है। तो यार ए से ए प्लस कब बनेगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा। इसका मतलब क्या है भाई, अगर ये लूज बहुत आराम से, अगर इतना टाइटली पकड़ के नहीं रखा ना अपने इलेक्ट्रॉन को, तो बहुत कम एनर्जी में तुम इजीली ए प्लस बना सकते हो। तो इसीलिए बोला अगर लो एनर्जी है तो इजीली कैटायन बन जाएगा। हाई इलेक्ट्रोनेबिलिटी, इसमें अभी क्या मतलब है, मान लो बी है, बी माइनस कब बनेगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन, अगर बी इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई खींच पा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ले पा रहा है, उसी को अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगा, जब ये अगर हाई इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ना, अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी अगर इसके पास ज़्यादा है, तो वो फट करके क्या बनाएगा, बी माइनस बन जाएगा। तो एक हाई होने से एनायन फॉर्मेशन इजी होगा, एक लो होने से कैटायन फॉर्मेशन इजी होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्या दे देगा, एग्जाम में बोलेगा यार मान लो MgO, है ना। तो MgO एक ये हो गया तुम्हारे, ये ना, ये हो गया तुम्हारे 2+, ये हो गया तुम्हारे 2-, तो ये वाले प्लस वाले, तो बोलेगा यार लो आयनाइजेशन एनर्जी Mg का होने से क्या इजीली तुम्हारे कैटायन फॉर्म होगा, या हाई आयनाइजेशन होने से इजीली फॉर्म होगा। तो ऐसे टाइप का ऑप्शन बनाएगा। हाई आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने से इजीली कैटायन बनाएगा, या लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने से इजीली फॉर्म करेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा के रखा है ना, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेईई एडवांस के लिए। ये मल्टीपल ऑप्शंस में ये यूज़ होते हैं। इसके बाद हाई लेटिक्स एनर्जी, स्टेबिलाइज द आयोनिक कंपाउंड। ये जो क्या चीज़ है, ये अपन धीरे धीरे यहाँ पे लेटिक्स एनर्जी जैसे पढ़ेंगे अभी अगला टॉपिक में, उसमें समझ में आने लगेगा। तो अभी का क्या टॉपिक है, लेटिक्स एनर्जी। तो लेटिक्स एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस, देखना बस नाम दे दिया है भाई, और डेफिनेशन थोड़ा घुमा के लिख दिया, इसलिए डरना नहीं है। मैं इतना आसान भाषा में बताऊंगा ना, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस कैटायन एंड एनायन कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक। लेकिन इतना तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो बस क्या बोल रहा है कि भाई एक ए है, एक बी है, जो किस फॉर्मेट में, गैस फॉर्मेट में, ये गैस फॉर्मेट में। अब ए और बी क्या होगा आगे जाके, अपने को पता है कि भाई जुड़ जाएगा तो क्या रिलीज होगा, एक एनर्जी रिलीज होगा। तो वही एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसी का अपन लेटिक्स एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अपन थोड़ी देर पहले क्या समझ में आया था कि ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बहुत सही वाला बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल वाला, ज़्यादा स्टेबल वाला बॉन्ड रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, ज़्यादा एनर्जी कहाँ से रिलीज हो। पहले अगर मान लो इसी को घुमा के, अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लो ए और बी है ना। ए और बी को तो अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसको देने के लिए, है ना। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा देने के लिए, अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगा। तो वही एनर्जी अगर बाद में रिलीज़ हुआ तो ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होगा फिर से स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि भाई स्टेबल तभी होगा जिसका हाई लेटिक्स एनर्जी होगा। आप समझ में आ रहा है। चलो, तो एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस कैटायन एंड एनायन कंबाइन टू फॉर्म आयोनिक सॉलिड। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यही चीज़ अपन समझाने की कोशिश करेंगे। एक नाम आ गया यहाँ पे, तुम्हें अगर नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है कि बोर हार्बर्ट साइकिल, है ना। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, हाई चार्ज हाई लेटिक्स एनर्जी, ये अपन देखेंगे। तो इसके अंदर तुमने एक चीज़ लेटिक्स एनर्जी के अंदर ये जो ट्रेंड है ना, 2 ट्रेंड बस दिमाग में रख दो।
कि यार लेटिक्स एनर्जी, ये एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को काम आएगा। लेटिक्स एनर्जी अगर किसी का सीधा सीधा पूछेगा, अभी मैं क्वेश्चन में आऊँगा, इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, और ये सारे अपन एक्सप्लेन करेंगे ना तो क्लियरिटी आ जाएगा। तो लेटिक्स एनर्जी अगर बोलेगा किसका ज़्यादा है, तुम्हें बस देखना है कि यार मान लो बहुत सारे तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल दे दिया है ना, बहुत सारे तुम्हें सॉल्व दे दिया, तो बोलेगा किसका लेटिक्स एनर्जी ज़्यादा है, किसका लेटिक्स एनर्जी कम है। तो बस देख लो किसका ऊपर चार्ज ज़्यादा है ना। तो अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो भी लेटिक्स एनर्जी ज़्यादा है, और अगर साइज़ है ना, साइज़ अगर कम हुआ तो लेटिक्स एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। साइज़ क्या है भाई, एटम का कैटायन एनायन का, ये सब साइज़ का बात चल रहा है, समझ रहे हो। तो अपन देखेंगे कि कब अपन चार्ज से कंपेयर करना है, कब साइज से कंपेयर करना है, ये अपन अभी देखेंगे, ठीक है ना। एक आध स्लाइड में ही समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले अभी अगला टॉपिक समझते हैं, उसका नाम है बॉर्न हार्बर सर्कल स्टेप्स। इसमें हो क्या रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ गया, तो नाम देख के तुम्हें डरना नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना, आप फट करके समझ में आएगा। देखो ना, नेचर में इसने क्या बोला, इसको क्या चाहिए, डेफिनेशन हिसाब से क्या चाहिए, बोला गैसियस कैटायन एनायन है ना। फॉर एग्जांपल हमने Na और Cl का एग्जांपल, अभी Na थोड़ी ना गैस में मिला है भाई, वो सॉलिड फॉर्म पे मिल रहा है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, Na सॉलिड फॉर्म पे अगर मिल रहा है तो अपने को पहले इसको गैस फॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर किसी को सॉलिड से गैस में लेके जा रहे हो, लेके जाना पड़ेगा कैसे भी करके, है ना। तो वो लेके जाने का प्रोसेस को, सॉलिड से गैस प्रोसेस में लेके जाने का, उसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब गैस फॉर्मेट में लेके आ गया, जैसे कि Cl वहाँ पे Cl2 में है ना, तो इसको हमने हाफ Cl लिया और Cl को क्या बनाया, Cl को Cl2 नीचे अपने को सिर्फ एनायन चाहिए है ना, तो एक ही Cl चाहिए होगा। Na और Cl में Na प्लस और Cl गैस फॉर्म में चाहिए, और ये भी गैस फॉर्म में चाहिए। तो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा ना, लेकिन नेचर में Cl2 मिल रहा है, तो अपने को इसको कैसे भी करके बनाना। तो Cl को तुम ब्रेक करोगे, एटोमाइजेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, नाम देंगे एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन क्या है कि Cl2 है, तो Cl2 को तुम कन्वर्ट कर रहे हो भाई एटम में, तो ये सारे चीज़ है। या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, तो ये जो चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो जा रहा है नॉन मेटल का, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब ब्रेकआउट कर रहे हो। आयोनाइजेशन ऑफ मेटल क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी गैस फॉर्म में आ गया, तो इसमें से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या करना पड़ेगा, खींच लेना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा ना, मेटल से क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हो, और खींच के क्या बना रहे हो, Na+ बना रहे हो। तो ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन, इसी का नाम हो गया आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, जैसे कि Cl अभी तुमने गैस में, तो गैस फॉर्मेट में Cl तो गैस फॉर्मेट में मिल गया तुम्हें, कैसे भी करके तुमने लेके आ गया उस प्रोसेस में, बॉन्ड डिसोसिएट करके तोड़ के। अब तोड़ने के बाद तुम्हें उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इस देने का प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इसके बाद ये जो क्या बन रहा है, ये तुम्हारे फॉर्मेट बन जा रहा है लेटिक्स फॉर्मेट, तो इसी को अपन लेटिक फॉर्मेशन हो जा रहा है। अभी आगे जाके क्या होगा, ये सॉलिड में इसी से तुम क्या बना रहे हो, NaCl सॉलिड फॉर्म पे बना रहे हो। तो यही हो गया तुम्हारे लेटिक्स फॉर्मेशन। तो मैंने इसी स्लाइड में मैंने पूरा का पूरा सारा डेफिनेशन एक बार दे के रखा है, तो इसी को मैंने पूरा टेबुलर फॉर्म पे यहाँ पे समराइज कर दिया यार। सब्लिमेशन यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड एटम, है ना। तो सॉलिड एटम में जैसे कि नेचर में तो ऐसा मिल रहा है, तो तुम्हें पहले उसको गैसियस में बनाना पड़ेगा, है ना। गैसियस में तुम बनाओगे, तो इसी को प्रोसेस को सॉलिड से अगर गैस में चला गया, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। एटोमाइजेशन किसको बोलेंगे यार, यहाँ पे जैसे कि Cl2 ले लिया, तो उसको Cl2 को तुम जैसे ब्रेक करके सिंगल एटम में अगर कन्वर्ट कर दे रहे हो, है ना। तो अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल एटम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखना कार्बन सिंगल एटम में लेके जा रहे हो, ऐसे नहीं है भाई। CH4 यहाँ पे जैसे कि मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन और एटोमाइजेशन में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि CH4 है ना, CH4 है, CH4 से अगर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर तोड़ दिया, तो उसको बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन। मतलब एक बॉन्ड तोड़ने को अपन बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन स्पेसिफिक बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, तो उसको बॉन्ड डिसोसिएशन बोलते हैं। और एटोमाइजेशन वर्ड स्पेसिफिकली किस में यूज़ करते हैं यार, अगर तुम पूरा एक सिंगल एटम में कन्वर्ट कर देते हो, तो हमें तो भाई Cl क्या चाहिए, यहाँ पे ये Cl पूरा एक सिंगल एटम में चाहिए, तो इसीलिए एटोमाइजेशन। तो भाई डाई एटोमिक में अगर नॉन मेटल है, तो उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन और एटोमाइजेशन सेम चीज़ है। वो अपन आगे एक और टेबल में दिखा दूंगा कि भाई ये सारे कन्फ्यूजन टर्म है, कन्फ्यूजन होना नहीं है, तुम्हें बस नाम से समझ में आ रहा है। एटोमाइजेशन क्या मतलब है भाई, सिंगल एटम में कन्वर्ट करना है। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने को अपन बोलते हैं।
तो Cl2 में यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड तोड़ने के बाद वो वही एटोमाइजेशन, वही बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया। तो बस नाम घुमा के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे जैसे कि Cl बन गया है ना, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोल रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस। तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन तुम क्या कर, अच्छा तुम सोच रहे हो कि भाई ये कैसे प्लस क्या सीन हो जा रहा है, नहीं ये Na है, Na से एक इलेक्ट्रॉन तुमने माइनस कर दिया तो क्या बना दिया, Na प्लस। लेकिन यहाँ पे ऐसे माइनस करके होता नहीं है, इसको समझाने के लिए, ईजी भाषा में समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद इसको उधर लेके चले जाओ तो Na प्लस हो गया, E माइनस हो गया। आप समझ में आया ये इसका क्या मतलब है। बहुत आसान तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ भाई, सारे ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ एकदम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे तो भाई प्लस तुम आराम से दे सकते हो, तो ये प्लस पे बाद में कट जाएगा। तो Cl गैस में अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसी का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लेटिक्स एनर्जी ये भाई थियोरेटिकल है, क्यों भाई क्या सीन है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड, है ना, एज्यूम 100%। तो ये जब तुमने क्या कर दिया भाई, दोनों को फॉर्मेशन के तो ये एक एनर्जी रिलीज होगा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटिक्स एनर्जी। समझ में आ रहा है, तो वही कहानी है। तो लेटिक्स एंथैल्पी जो एक्सपेरिमेंटल है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, है ना, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड लेटिक्स, है ना, रियल क्रिस्टल बना रहा है ना, तो रियल क्रिस्टल बना रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं लेटिक्स एंथैल्पी। तो बस नाम अलग अलग हो जा रहा है, नाम अलग अलग हो जा रहा है, तुम ये समझने का कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हाइड्रेशन क्या हो रहा है, तो दोनों सेम ही है, बस नाम अलग है। तो ये कभी ये लिख के दे देगा, कभी ये लिख के दे देगा, तो तुम्हें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, सेम है सब। हाइड्रेशन एनर्जी लोग लोग पागल हो जाते हैं, भाई हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गया। तो कुछ नहीं है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी में हो क्या रहा है, अगर हाइड्रोजन के साथ सिंपल में भाषा में यहाँ पे देखना क्या डेंजरस चीज लिखे, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन फॉर्म बॉन्ड विद, तुम पागल हो जा रहे हो, क्या चल रहा है भाई, 1 मोल सुन के लोगों का आत्मा कब जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, तुमने केजी नहीं सुना है क्या, तो समझ जाओ भाई 1 केजी तो 1 मोल ऐसे है भाई, तो उसको केजी में तो वो दिख नहीं रहा है, उसको वो दिख नहीं रहा है, तो उसी का फॉर्मेट है भाई, यूनिट है बस, तुम्हें इतना टेंशन वाले। तो 1 केजी जैसे 1 मोल हो गया। अब यहाँ पे अगर पानी के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे इतना समय से क्या हो रहा है, किसी और के साथ Na और Cl का बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पानी के साथ अगर बॉन्ड, तुम पानी अगर इसको घेर दे रहा है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसी टाइम फिर से एनर्जी रिलीज होगा, तो उसी को हाइड्रोजन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि पानी के साथ हो रहा है, वो स्पेसिफिकली वाटर का बात करके रखा है, तो इसी को हाइड्रोजन एनर्जी बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक्वास लिख के आ गया, क्योंकि वो पानी के साथ अभी घेर जाएगा, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी क्या हो रहा है कि भाई, अगर तुमने नेचर में जैसे मिल रहा है वैसे वैसे सीधा, अभी सीधा इसको यहाँ से लेके, अगर सीधा यहाँ से लेके तुमने यहाँ बना दिया, है ना, बीच का सब प्रोसेस एक जगह पे मिक्स कर दिया, तो उसी को फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी बोल दिया। द एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स मतलब क्या, नेचर में जैसे मिल रहा है ना। तो एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म इट्स एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करके देखो भाई। टाइप ऑफ एलिमेंट में मान लो मेटल्स हैं, एटोमाइजेशन एनर्जी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, मैंने बोल दिया है। मैं क्या लॉजिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इसमें एटोमाइजेशन मतलब क्या है, सिर्फ एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे तो पहले जो मेटल के टाइम पे तो पूरे ये पहले से भाई ऐसे सिंगल एक ही मिला, Na2 ऐसे तो नहीं है जैसे कि Cl2 था, ऐसा नहीं है, सीधा सीधा भाई सब्लिमेशन प्रोसेस में ही एटोमाइजेशन छिपा हुआ है। तो एक ही बात है दोनों का प्रोसेस, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। नॉन डाई एटोमिक में, नॉन मेटल्स में क्या हो रहा है, जैसे Cl2 में क्या हो रहा है भाई, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, Cl दो, एक बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक को डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहे हैं। तो 5 एटम अगर, तो वो भी एटोमाइजेशन ही है, क्योंकि भाई Cl को ब्रेक करके तुम एटम में कन्वर्ट कर रहे हो। तो डायटोमिक नॉन मेटल में तो वही कहानी हो गया। पॉलीएटॉमिक नॉन मेटल्स में क्या हो रहा है ना, सम ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर है ना, वाटर है, तो ये वाला एक बार बॉन्ड डिसोसिएशन, एक बार बॉन्ड डिसोसिएशन, तो दोनों को सब मिला के जब करोगे तब तो तुम्हें एटोमाइजेशन आएगा। एटोमाइजेशन में क्या हो रहा है कि सिंगल एटम में सब मिलना चाहिए। तो कब आएगा कि भाई सारा बॉन्ड तोड़ दो, तो सम ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। तो ये चीज़ मैंने एक समरी टेबल में एक दिमाग घूमने के लिए, मतलब खोलने के लिए, मतलब लगा के रखा। तो फॉर्मेशन
लेटिक्स एनर्जी फॉर्मेशन हुआ तो एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के सिंबल अभी जैसे न्यूमेरिकल आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई कभी कभार माइनस लिखा रहेगा, कभी कभार प्लस लिखा रहेगा, तो प्लस माइनस देख के तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए यार, प्लस माइनस जैसे ही लिखा गया मतलब फॉर्मेशन हो रहा है कुछ ना कुछ, मतलब एक्सोथर्मिक। और ब्रेकिंग लेटिक्स डिसोसिएशन एनर्जी मतलब ब्रेक हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक, तो इतना समझ में आता है। और अभी ये एक पॉइंट आ गया जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिक्स एनर्जी, अगर कहीं पे मैंने क्या बोला हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन एनर्जी मतलब पानी के साथ बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि यार पानी में ये तुमने कुछ डाला, पानी में सोल्यूबल होगा क्या, अभी जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे आगे जाके, पानी में सोल्यूबल होगा क्या, है ना, मतलब हाइड्रोजन सोल्यूबल मतलब क्या, हाइड्रोजन के साथ वो हो रहा है क्या, तोड़ने के बाद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है क्या, है ना, तो वो बात आ रहा है। अगर तो पूछेगा कि यार इनसोल्यूबल है क्या, सोल्यूबल है क्या, है ना, मॉडरेट सोल्यूबल है क्या, तो ये चीज़ है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, लेटिक्स एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा हुआ तो बोलेंगे यार कॉम्पाउंड तो सोल्यूबल हो रहा है क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ओवर कम्स लेटिक्स एनर्जी, मतलब लेटिक्स ब्रेक होगा इजीली, तब भी तो जाके वो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अगर बॉन्ड बना रहा है पानी के साथ, अगर ब्रेक हो रहा है ना, तो बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड है, देखो कोई भी कंपाउंड कोई भी सॉल्ट होगा ना, मान लो एक्स वाई कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, दो इसमें दो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना, आयोनिक प्लस कोवेलेंट दोनों होगा। अब आयोनिक अगर पानी में डिजोल्व हो रहा है मतलब इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब ऑटोमेटिक कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो तुम्हें अगर कल जाके क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि यार कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर मान लो हाइड्रोजन एनर्जी या लेटिक्स एनर्जी कुछ भी गिवन है, कुछ भी लॉजिक अगर तुम लगा पा रहे हो, तो तुम क्या बोल सकते हो यार कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आयोनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो मोर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा ना तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, पॉइंट ये है। सिमिलरली ये अगर ऑलमोस्ट अगर सेम सेम है ना, तो मॉडरेट सोल्यूबल। अगर लेटिक्स एनर्जी ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन एनर्जी से तो बोलेगा कंपाउंड भाई इनसोल्यूबल है। और हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इसमें, लो सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो यहाँ पे एक रिलेशन बना के दे दिया, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब तुम कंपेयर करोगे। कंपेयर करना भाई चार्ज ऑफ आयन के साथ, चार्ज ऑफ आयन ज़्यादा हुआ तो हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ मतलब साइज अगर छोटा हुआ मतलब साइज है इसका, रेडियस ऑफ आयन जब भी बोलते साइज का बात चल रहा है ना, तो डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड ये सब तुम साइज पता होगा तुम्हें, है ना, साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो रेडियस अगर साइज तुम्हारा छोटा हो गया तो भी हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है फजान्स रूल, है ना, फजान्स रूल क्या बोलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कैटायन है ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका साइज क्या है, छोटा है। छोटा घर में अगर ज़्यादा लोगों को बिठा दो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है, इतना समझ में आता है। चलो अब कोई बी है जिसके पास घर बहुत बड़ा है ना, जो कैटायन है जिसका नेगेटिव या बाहर में है घूम रहा है। अब बाहर में अगर घूम रहा है तो भाई ये अंदर वाला बाहर वाले को खींच के रख पाएगा क्या, इजीली वो क्या कर पाएगा, ये जो पॉजिटिव वाला है पॉजिटिव वाला क्या कर पाएगा, इसको खींच पाएगा, है ना। तो यही कहानी चल रहा है, स्मॉल कैटायन हाई चार्ज, अगर हाई चार्ज है प्लस स्मॉल कैटायन है तो हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके सामने वाले को खींच के लाए, तो सामने वाले को कौन खींच के लाएगा, यहाँ पे लिख के दे दिया है भाई, पोलराइजिंग पावर किसका होगा। जब भी पोलराइजिंग पावर का बात चल रहा है तो कैटायन समझ जाना भाई, कैटायन का कहानी चल रहा है। पोलराइजिंग पावर दो नाम सुनने के लिए, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबल। तो एनआईएन अगर ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इसका घर बहुत बड़ा है, तो ये अंदर वाला के साथ इतना लगाव नहीं रहेगा क्योंकि वो तो बाहर ही घूम रहा है। तो वो क्या करेगा, बाहर वाले के साथ शेयरिंग का क्या बनाएगा, स्कोप बनाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें क्या सीन चल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ज़्यादा बड़ा हो तो क्या करेगा, इजीली लार्ज एनायन इजीली पोलराइजेबल, लार्ज एनायन क्या इजीली पोलराइजेबल, उसको भाई उसको उसका दिमाग खराब करने के लिए इजीली दिमाग खराब कर देगा ये वाला। तो लार्ज एनायन होगा तो इजीली पोलराइजेबल, तो ये दोनों समझ में आता है। और एक और चीज़, सूडो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके पास भाई डी ऑर्बिटल है ना 10d और तो उसके पास भी हायर कोवेलेंस होगा जैसे एजी प्लस। तो यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल दिख रहा होगा, है ना, एग्जांपल आयनिक कैरेक्टर बट कोवेलेंट नेचर, तो AgCl और NaCl, भले ही Ag तुम्हें यहाँ पे साइज के साथ अपन कंपेयर नहीं कर रहे, ये तो कैटायन एनायन तो भाई सेम सेम है तो उसके साथ नहीं कर रहे, लेकिन Na और Ag सूडो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसीलिए ये एग्जांपल लिया गया है भाई। डी डी ब्लॉक एलिमेंट है,
तो भाई उसको अपन प्रीफर देंगे, बोलेंगे भाई इसमें हायर कोवेलेंसी है। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी जैसे LiCl NaCl KCl, तो Cl तो भूल जाओ भाई, तो यहाँ पे Li NaCl, तो ए कैटायन को कैसे बचा, जो स्मॉल होगा उसको अपन पकड़ लेंगे, तो ये Li हो गया। तो इतना समझ में आता है। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर पोलराइजिबिलिटी कैटायन का ज़्यादा होने से फिर भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये सारे ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। और पीरियोडिक टेबल में ऐसे डाउन द ग्रुप है ना डाउन द ग्रुप, इसके बाद अक्रॉस द पीरियड, तो तुम्हें साइज का भी समझ में आने लगेगा। अपन धीरे धीरे देखेंगे भाई, वो सब चीज़ टेंशन मत करो, तुम देखते देखते पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक PYQ देखते हैं, जेई एडवांस में आया हुआ, जेई एडवांस 2011। जेई एडवांस 2011 में क्या बोल रहा है यार, अरेंज NaCl, देखो वही मैं बोला, NaCl KCl LiCl इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। तो भाई यहाँ पे Cl तो उसको तो कंपेयर नहीं करना है अपने को, NaKLi, तो NaKLi तो कैटायन है, तो जो स्मॉल होगा तो फजांस रूल लगा दो, है ना। तो लीला ने की रब से फरियाद, जिसका स्मॉल होगा उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। तो फजांस रूल से क्वेश्चन देगा मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई, देखते टिक लग रहा है। जेई एडवांस 2017, वाई AgCl मोर कोवेलेंट देन NaCl, अभी अभी मैं बताया ना, Ag हैज हायर पोलराइजिंग पावर ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड 10D कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइज तो ही, लेकिन उसमें साइज क्यों कम हो रहा है, उसके अंदर 10D कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपन आगे के लेक्चर में भी देखेंगे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बस देखना है कि यार 10D कॉन्फ़िगरेशन का सीन चल रहा है ना। तो हायर कोवेलेंसी का कुछ कहानी है, डी वॉलॉक एलिमेंट जैसे ही घुस जाता है ना उसमें, है ना, मेटल में, तो तुम्हें थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या कहानी चल रहा है। देखते देखते तुम्हें याद हो जाएगा भाई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लगा के रखा है, वाई डज PCl5 फॉर्म बट NCl5 डू नॉट। भाई पी के पास क्या है भाई, डी ऑर्बिटल है, और इसके पास एन के पास क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म हाइपरवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इट लैक्स, भाई PCl 5 PCl का जगह देना पड़ेगा ना, डी एक्सेसिबल डी ऑर्बिटल नहीं है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इतने में ख़त्म हो जाता है ना, नॉट डी ऑर्बिटल। लेकिन इसके पास क्या है ना, 3s3p3d, तो डी ऑर्बिटल है उसके पास, जो एम्प्टी है, खाली है, जो इसके अंदर क्या है PCl5 का अपन वो भर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई। इसके पास जगह खाली है Cl और Cl को डालने के लिए, लेकिन N के पास जगह नहीं है। तो ये NCERT का भी आता रहता है, और बहुत बार मतलब अलग अलग जगह पे NCERT में तो सीधा बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछ देगा भाई वाई, तो ये आंसर है। वाई आर डी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड इन हाइपरवेलेंट ये बोले डी ऑर्बिटल क्यों चाहिए भाई हाइपरवेलेंट, भाई हाइपरवेलेंट मतलब 8 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो जगह होगा तभी ना डालेंगे। हाइपरवेलेंट कंपाउंड रिक्वायर्ड डी ऑर्बिटल टू, मतलब ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जगह देना पड़ेगा। देखो ये तुमने जो लेक्चर 1 में बोला है ना, उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो एक बार जाके देखो, है ना। वाई डू मॉलिक्यूल्स विथ ऑड इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो ऑक्टेट, भाई ऑड इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि भाई ऑक्टेट रूल फॉलो करने उसमें उसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा एक्स्ट्रा। तो ऑक्टेट कहाँ पे हो रहा है भाई, मॉलिक्यूल विथ एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस कैन नॉट कंप्लीट ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसमें क्या है, इसका इसका तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है भाई, तो 1 आन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसमें एनओ में। सिमिलरली ClO2, तो इसमें तुम्हें 19 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 1 आन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें भी रह गया, है ना। तो एनओ में कितना रह जा रहा है, एनओ में तो 11 अभी दिख के आया है वो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो पॉइंटर्स मैंने क्वेश्चन देखे रखे, क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन ही तुम्हारे नोट्स है भाई, तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दिया, तो तुम्हें बस दिमाग में वो रिवाइज करने के लिए, हाइपरवेलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा भाई, जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा। भाई ये क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई एन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ये क्यों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तुम्हारा क्या नहीं बना रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तुम्हारे क्या नहीं बना रहा है भाई, तुम्हारा ऑक्टेक रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ रिवाइज होने के लिए मैंने ये क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल दिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हिच एलिमेंट डू नॉट फॉलो द ऑक्टेक रूल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फिर से बता रहा है कि भाई
व्हिच एलिमेंट डू नॉट फॉलो, भाई जो डी मेनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल ड्यू टू द, अच्छा ये जो देखो डी ब्लॉक वाले नहीं कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे ही आ जा रहा है तुम्हें बस पता हो जाना चाहिए। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो ये सारी चीज़ जैसे जैसे अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ना, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा, है ना। लास्ट लेक्चर 1 पे अपन ने ऐसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आ गया, लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो ये समझ में आने लगेगा। लेकिन पॉइंट ये था, मेरे को ये चीज़ तुम्हें दिमाग में फिट करना था कि यार डी ब्लॉक वाले क्या नहीं करवा रहा है, डी ब्लॉक वाले तुम्हारे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करवा रहा है, लेकिन तुम्हारे कुछ कुछ डी ब्लॉक होगा जो क्या कर रहा है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से सफिशिएंट हो जा रहा है ना, तो वो उसको तुम ऑक्टेट फॉलो कर रहा है बोल के भी कैटेगरी में डालोगे, तो तुम्हें वो काउंट आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या एक फॉर्मेट बना के रखा है यार, जब भी तुम्हें ऐसे ट्रेंड आएगा कि यार लेटिक्स एनर्जी का कैसे ट्रेंड देखना है, क्या देखना है, तो तुम्हें हमेशा पहले क्या देखना है, प्रायोरिटी क्या सेट करना है यार, चार्ज देखो आयन का, है ना। पहले चार्ज के ऊपर डिसाइड करो दोनों को, जैसे कि इसमें इसमें क्या +1 -1, इसमें +2 -2, इसमें +3 -3, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका इसका इंटू करके, इसलिए 1 आ गया, पहले 2 आ गया, इसके बाद 9 आ गया। तो अगर चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा, है ना, लेटिक्स एनर्जी इंक्रीज विथ आयोनिक चार्ज, आयोनिक चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा तो लेटिक्स एनर्जी इंक्रीज होता है। तो पहले चार्ज से देखो, मान लो चार्ज सब में सेम है, इंटू करने के बाद सब में चार्ज सेम आ गया, तो क्या देखना है, नेक्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें क्या चेक करना है, बेस्ड ऑन कैटायन साइज। कैटायन साइज देखो यार, इसमें तुम्हें कैटायन साइज देखना चाहिए, जिसका कम होगा, है ना, तो स्मॉलर कैटायन, आयंस क्लोजर तो हायर लेटिक्स एनर्जी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कैटायन, देखो अभी मान लो सारे कैटायन तुम्हारे सेम दे दिए, तो कैटायन अगर सेम दिए थे, जैसे कि यहाँ पे कैटायन सेम दे दिया, तो तुम्हारे बेस्ड ऑन एनायन देखो, अगर के तुम्हारे यहाँ पे सेम, है ना, चार्ज सेम है लेकिन कैटायन अलग अलग है तो कैटायन से देख लो, अगर चार्ज सेम है तुम्हें एनायन अलग अलग है तो एनायन से देख लो। तो समझ रहे हो तुम कैसा सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल के रख दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप 10, देखना डाउन द ग्रुप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि यार इसमें मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, तो अभी आने का टाइम हो गया। देखा ये वाला पॉइंट मैंने उस टाइम थोड़ा बोल के गया था कि भाई इसको देख लें। तो ट्रेंड क्या बोल रहा है यार, चार्ज वाला तो समझ में आ गया, चार्ज अगर इंक्रीज़ हुआ तो लेटिक्स एनर्जी इंक्रीज़ होगा। अभी यहाँ पे साइज़ का बात चल रहा है, अगर साइज़ छोटा हुआ तो लेटिक्स एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। साइज़ छोटा होने से भाई वो उसमें ज़्यादा पावर के साथ वो खींच के रखेगा, है ना। तो ये बात अपने को समझ में आता है। तो यही बात चल रहा है यहाँ पे, साइज़ छोटा होने से, तो साइज़ किसका छोटा होगा, या फिर साइज़ छोटा होने से लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, तो साइज़ बड़ा होने से लेटिस एनर्जी कम होगा। वही बात है घुमा फिरा के। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या बोल रहे थे, डाउन द ग्रुप एनायन साइज इंक्रीज, तो आयन फर्दर अपार्ट, है ना, आयन क्या होगा, फर्दर अपार्ट लेटिस एनर्जी डिक्रीज, है ना। तो अक्रॉस द प्योर कैटायन चार्ज इंक्रीज, है ना, कैटायन चार्ज इज इंक्रीज, है ना, अक्रॉस द प्योर कैटायन का चार्ज इंक्रीज होता है। तो ये अक्रॉस द प्योर देखो कैटायन का चार्ज तुम्हें पता है वो पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या बोल के रखा था। इसे लेक्चर 1 थोड़ा देखो तुम्हें समझ में आने लगेगा यार। ग्रुप 1, है ना, और यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप 13 के एलिमेंट कुछ लगा हुआ है, तो तुम भाई क्या हो रहा है, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एक में हो गया +1 ऑक्सीडेशन, एक में हो गया +2 ऑक्सीडेशन। तो इसमें जैसे +1, इसमें हो गया +2, इसमें हो गया +3, तो इधर में क्या हो रहा है भाई, चार्ज के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो कैटायन का। तो मैंने क्या बोला पहले, तो भाई चार्ज देखो, चार्ज अगर ज़्यादा हो रहा है तो भाई कुछ देखना ही नहीं है। इसके बाद तुम ये देखो, अगर ये सारा चीज़ होने के बाद भी तुम्हें फजांस रूल का जब भी तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे कहीं पे भी, तो तुम्हें ये एक चीज़ बस दिमाग में रखना है कि यार ये डी ऑर्बिटल का ये 10D वाला कॉन्फ़िगरेशन का तो कहानी नहीं चला है ना, सूडो नोबल के कॉन्फ़िगरेशन का कहानी तो नहीं चल रहा है ना। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आ गया तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, जिसके लिए अपन कल से अपन लास्ट क्लास से अपन बोलते आ रहे हैं ना, एनाइटस AlCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर, है ना। वो बोला नेचर में ये कोवेलेंट है, क्यों कोवेलेंट है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि यार AlCl3, है ना, AlCl3 ये क्या खींच करेगा, इसके अंदर बहुत चार्ज है, तो ये क्या करेगा, Cl को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देगा भाई, और डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में ये क्या करेगा, इसका थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा। तो ये एनाइडस, जब एनाइडस बोले तो जब एयर में, है ना, पानी में नहीं बात चल रहा है भाई, एनाइडस मतलब ये सूखा हुआ है, इस कोवेलेंट इन नेचर अगर हाइड्रेट होगा तो वो आयनिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी में टूट जाता है, ठीक है ना। तो अभी पढ़ेंगे क्यों टूट रहा है। तो लेटिक्स एनर्जी देखो, अभी देखना गिवन लेटिक्स एनर्जी, देखना ये प्लास में दिया हुआ है अभी,
कहानी समझ में आ रहा है? मैंने अभी बोला प्लस माइनस का कहानी चलेगा। लेटिक्स एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ AL3 प्लस, है ना, AL3 प्लस का क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन एनर्जी ये दिया हुआ है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस का क्या दिया हुआ है? ये वाला दिया हुआ है। देखो माइनस माइनस में सब दिया हुआ है, तो आ, इसको अभी क्या करना है? डिटरमाइन व्हाट हैपेंस व्हेन AlCl3 डिजोल्व इन वाटर। अब डिटरमाइन करो, कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ नंबर्स अपने को दे दिया, बोले ये कुछ नंबर है भाई, Cl का हाइड्रेशन एनर्जी कुछ दे दिया है और Al का हाइड्रेशन एनर्जी कुछ दे दिया है और इसका लेटिक्स एनर्जी कुछ अपने को दे दिया है, हाँ है ना, यहाँ कोवेलेंट का, है ना, गिवन लेटिक्स एनर्जी इसका कुछ दे दिया है। अब बोला है इट विल रिमेन कोवेलेंट। अब कुछ कुछ बोल रहा है क्या, कोवेलेंट रह जाएगा क्या? पानी में जाने के बाद टूटेगा नहीं क्या? सॉल्यूशन में Al+3 आ जाएगा क्या? Cl माइनस आ जाएगा क्या? द सॉल्यूशन विल कंसिस्ट हाइड्रोजन एनर्जी, है ना, हाइड्रेटेड AlCl में जाएगा या नॉन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन में हमेशा क्या करना है भाई, टोटल हाइड्रोजन तुम पहले निकाल दो भाई, क्या सीन है। तो पहले तो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी तुम्हें जब निकालोगे, है ना, तो क्या आएगा, इसका और इसका पहले शाम कर लो, टोटल हाइड्रेशन एनर्जी इसका और इसका जब तुम शाम करोगे तो यहाँ पे 3 Cl है तो 3 बार इंटू करना पड़ेगा। तो 3 बार इंटू करके तुम्हें आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ गया ये नंबर इंपॉर्टेंट है। आंसर आया अपना नेगेटिव में आंसर आया और 808, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये सिर्फ तुम्हें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वो बता रहा है, लेकिन आपने को क्या चाहिए? आपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। जब भी कंपेयर करोगे तुम सीधा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं, मत देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तुम तो सोचोगे तो भाई ये तो माइनस में है तो बहुत पीछे पड़ा, नहीं रुक जाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइनस मतलब क्या सीन देखना है भाई इसका, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बस ये कमेंट करने के लिए। तो कंपेयर विथ लेटिक्स एनर्जी। अब लेटिक्स एनर्जी कितना था? 5137, है ना, ये दिया हुआ है गिवन, लेटिक्स एनर्जी ये दिया हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी ये निकला, हाइड्रेशन एनर्जी क्या निकला? ये निकला, और लेटिक्स एनर्जी ये निकला। तो अगर माइनस लगा दो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना ये, तो माइनस वाला सीन अभी तो भूल जाओ। तो लेटिक्स एनर्जी इसमें क्या, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है अपने को, मैग्नीट्यूड का बात करोगे, है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम लेटिक्स एनर्जी, तो लेटिक्स एनर्जी क्या होगा? ब्रेक होगा इजीली। कैसे पता चला लेटिक्स एनर्जी ज़्यादा होने से? देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले अपन ने बना के आया, हाइड्रोजन एनर्जी अगर ज़्यादा हो गया तो कंपाउंड विल सोल्यूबल। कंपाउंड सोल्यूबल मतलब आयनिक कंपाउंड विथ लो कोवेलेंट, थोड़ा आयनिक कंपाउंड है लेकिन उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, लेकिन वो सोल्यूबल हो जाएगा। तुम समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो पानी में जाने के बाद ना वो आयोनिक हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस AlCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर। पानी में जाने के बाद का कहानी चल रहा है कि भाई वो आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आयनिक कोवलेंट कैरेक्टर, लेकिन आयनिक उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आ गया, मतलब आयनिक कंपाउंड बोलना चालू करेंगे। लेकिन जब पानी के बाहर है तब अपन इसका क्या बोल रहे हैं? पानी के बाहर तो भाई एनाइटस, पानी के बाहर मतलब एनाइटस एयर में या वैक्यूम में, तो उसको अपन कोवेलेंट बोलेंगे, राइट। ऑप्शन एनालाइज कर लो तो ए वाले में इट विल रिमेनिंग कोवेलेंट नॉट पॉसिबल, यहाँ पे इट विल रिमेनिंग कोवेलेंट नॉट पॉसिबल क्योंकि हमने अभी देख लिया है, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन विल कंटेन AlCl3, यहाँ ये ट्रू है, लेकिन ये तो भाई यहाँ पे एक वर्ड मैंने डाल दिया, सोलवेटेड इन वाटर नॉट बेयर आयन। सोलवेटेड जब भी कहानी आता है ना तुम्हें ये समझना चाहिए, जैसे कि सोल्यूबल और इसमें क्या डिफरेंस है। सोल्यूबल मतलब डिजोल्व हो गया, डिजोल्व हो गया। अब डिजोल्व किस में हुआ? डिजोल्व होने के बाद भाई वो वाटर हो या कुछ भी हो, है ना, वो सराउंड करेगा, है ना। मान लो ये हो गया, डिजोल्व हो गया पानी में। अब पानी क्या हो गया? पानी चारों तरफ, है ना, H2O H2O से घेर जाएगा, है ना। वो जो घेर रहा है ना उसी को अपन क्या बोलेंगे? सोलवेटेड। सोलवेटेड इसमें क्या चीज़ से घेर गया? पानी से घेर गया। तुम समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रू, बट आयन आर सॉल्वेटेड इन वाटर नॉट बेयर आयन। तो क्या हो रहा है? सी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। द सॉल्यूशन विल कंसिस्ट हाइड्रेटेड Al+3 NCl, करेक्ट। आयन विल गेट सराउंडेड, देखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट, सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्वेशन। ये छोटा छोटा चीज़ है ना। जी एडवांस नीट क्वेश्चन टफ कैसे बनाता है? सेम ऑप्शन देखने से सेम लगेगा, एक में लिख देगा कुछ लिख देगा जो तुम्हारा दिमाग चकरा जाए, बोले ये क्या चीज़ लिख दिया, है ना। ये तो डी तो इनकरेक्ट, नॉन ऑफ द डी तो इनकरेक्ट है।
सॉल्यूशन विल कंटेन हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड वाला आ गया है ना, क्योंकि वो पानी के साथ क्या हो रहा है, पानी के साथ तुम्हारा सॉल्वेटेड हो गया। तो तुम समझ रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस इसको तुम साम कर दिया, इसके बाद कंपेयर कर दिया, कंपेरिजन टेबल हमने बना दिया। लेकिन तुम अगर ऐसे पढ़ोगे स्ट्रेट, अगर तुम यहाँ पे आके ये क्वेश्चन देखना चालू करते ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता, भाई क्या लिख रहा है। तो इसके साथ हमने लेक्चर 2, आज लेक्चर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो लेक्चर 2 के ऊपर पूरा रिवाइज करो, लेक्चर 1 जिसने देखो लेक्चर 1 को देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, है ना। और ऑक्टाजाम में ऐसे नए नए और वीडियो लाते रहेंगे, तो पूरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि ऑक्टाजाम तुम्हें ग्रोथ एंड सक्सेस में ऐसे हेल्प कर सके।